हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का चैप्टर 1 जो कि भारतीय भवन का बुक से हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं। ठीक है, फिजिक्स में चैप्टर 1 क्या है आपका प्रकाश का प्रवर्तन, इसका हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं। तो आप लोग बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए यहाँ पर आपको जो दिया गया दीर्घ यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसी का हम आप लोग को आंसर बताने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसी का हम सारा आंसर बताने वाले हैं। आपको इसी तरह से याद करना है जिस तरह से हम बताएंगे। आप लोग को किताबी भाषा में याद नहीं करना, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में क्या रहता है, अपने भाषा में ही आंसर देना होता है। ठीक है, तो अपने भाषा में ही आप लोग आंसर को लिखना है। तो अपने भाषा में आप लोग आंसर जो है ना, आप लोग बुक से देखिएगा तो बुक का भाषा लिखा रहेगा, लेकिन हम आपको जो है अपने भाषा में आपको आंसर यहाँ पर देने वाले हैं और सभी को आराम से याद कर सकते हैं। मात्र जो है ना 1 मिनट में आपका एक क्वेश्चन 100% आपको याद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समतल दर्पण में पढ़ने यानी कि समतल दर्पण पर एक पढ़ने वाली एक प्रकाश की यानी कि किरण जो है ना, कितनी परिवर्तित किरणें हो सकती है, कितना हो सकता है। तो यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद हम लोग बताएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि अगला वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समतल दर्पण पर पढ़ने वाली ना क्या होता है एक प्रकाश किरण जो यानी कि कितनी परिवर्तित किरणें हो सकती है। तो कितना हो सकता है, तो एक हो सकता है। कितना हो सकता है बाबू, एक हो सकता है। देखिए यहाँ पर आंसर जो है ना यहाँ पर लिखा है, इसी तरह से आपको जो है ना आंसर लिखना है। कैसे लिखना है, इसी तरह से देखिए फिजिक्स का जो है ना चैप्टर 1 का यहाँ पर हम आंसर लेकर आए हैं, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न का ये आंसर होने वाला है। तो देखिएगा पहला का क्या आप लोग आंसर लिखना है, समझिएगा। पहला का आंसर देखिएगा, पहला का आंसर क्या लिखना है, एक परावर्तित किरण हो सकती है। कितना हो सकती है, समतल दर्पण में पड़ने वाले प्रकाश किरण जो है ना एक ही यानी कि एक परावर्तित किरण हो सकती है। कितना हो सकती है, ओनली एक। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि ये सब परीक्षा में ना हर साल पूछा जाता है बाबू। ठीक है, ये भारतीय भवन का, इसीलिए हम आपको बताते हैं कि इससे कई क्वेश्चन जो है ना बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग जितना भी आसानी तरीका से हम बताएं, आप लोग उतने ही आसानी तरीका से आप लोग याद कर पाइएगा। ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट वगैरह आप लोग कॉमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण जो है किस प्रकार का परिवर्तित होती है, किस प्रकार का परिवर्तित होती है। तो 0 डिग्री पर परिवर्तित होती है। क्या होती है बाबू, 0 डिग्री पर। कितना पर होती है, तो 0 डिग्री पर आपको याद रखना है। कितना डिग्री पर, 0 डिग्री पर क्या होता है, परिवर्तित हो जाती है। कौन सा, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण जो है ना 0 डिग्री पर हो जाती है। आंसर किस तरह से लिखना है, आंसर भी आप लोग को इसी तरह से लिखना है जिस तरह से हम आपको बताएं। देखिएगा सेकंड का आंसर क्या होगा, परिवर्तन यानी कि परिवर्तन के सामने परिवर्तित किरण जो है ना 0 डिग्री के कोण पर जो है क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। क्या होता है, ये परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा 0 डिग्री आया ना पर 0 डिग्री। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या करा, समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन यानी कि समतल दर्पण जो है, समतल दर्पण पर क्या हुआ, अभिलंब जो है इसका आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान क्या होता है। तो ये भी कितना होता है मान, इसका भी 0 डिग्री मान होता है। क्या होता है, 0 डिग्री, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आंसर भी लिखना है इस तरह से। यहाँ पर आंसर भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, समतल दर्पण में परावर्तन कोण का मान हो क्या होता है, 0 डिग्री होता है। क्या होता है बाबू, 0 डिग्री होता है। कितना होता है, 0 डिग्री, याद रखिएगा। ये सब आपको परीक्षा में पूछा जाता है बाबू। ठीक है, इसीलिए हम आपको भारतीय भवन का क्वेश्चन यहाँ पर बता रहे हैं, ताकि आपको जो ना कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा बाबू। ठीक है, अंत तक देखिएगा, आपको 100% बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आपको आने वाला है। ठीक है, क्लास 10th के जितने भी छात्र छात्राएं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है आप लोग अंत तक देखिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि उसको भी जो है उनको भी हेल्प हो सके क्लास 10th के विद्यार्थी के लिए। ठीक है, इसके बाद हम सारा क्वेश्चन बताएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कुछ हम बताएंगे। बस आप लोग वीडियो को डेली देखते रहिए, आप लोग डेली लाइव क्लास में जुड़िए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। बस यहाँ पर नियम पूछा गया ना बाबू, तो आपको बस नियम का जवाब देना है, ये नहीं कि आपको पूरा परिभाषा लिखना है। यहाँ पर सिर्फ नियम। अति लघु का मतलब ही हुआ, अति में क्या हुआ, छोटा, एकदम क्या हुआ, छोटा से छोटा में आपको लिखना है। ठीक है, अति हुआ, लघु में क्या होता है बताइएगा, लघु में क्या होता है, यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न, अति में बहुत छोटा प्रश्न यहाँ पर का आंसर जवाब देना है। ठीक है, चलिए तो प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, तो याद रखना कितने नियम है, 2 नियम है। कितना नियम है, 2 नियम है। इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग आसानी भाषा में लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उसके नाम लिखना है। गोलीय यहाँ पर पूछा गया है, तो गोलीय दर्पण है वो कितने हैं और कितने प्रकार के हैं। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन में आता है। तो गोलीय जो है ना 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है बाबू, तो गोलीय प्रकार दो प्रकार कैसे होते हैं। एक गोलीय दर्पण है, क्या बताइए ये कौन सा है, बताइए कौन सा दर्पण, ये सॉरी ये कौन सा दर्पण है। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा,
अवतल दर्पण हो गया, ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, क्या हो गया, उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ये दो प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण। ठीक है, पहले आपको लिखना गोलीय जो होता है दो प्रकार का होता है, कौन कौन, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, समझ गए। चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा, आगे क्वेश्चन है गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष जो है ना क्या होता है। गोलीय दर्पण का जो मुख्य अक्ष होता है ना वो क्या होता है, तो गोलीय दर्पण का जो मुख्य अक्ष जो होता है ना वो दर्पण के ध्रुव और वक्रता के मिलने वाली रेखा पर होता है। ठीक है, क्या होता है, वक्रता के केंद्र पर मिलने वाली रेखा पर। तो कैसे आपको आंसर लिखना है यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा, सारा आंसर के साथ हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत, सारा चीज़ इसी तरह के उतार लीजिएगा, आपको याद भी कर लेना है। ठीक है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता के मिलाने वाली रेखा जो है ना ये क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 का यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अवतल दर्पण का फोकस यानी कि फोकस जो होता है उसका परिभाषा लिखना। अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, ठीक है, अवतल दर्पण का फोकस को लिखना है। तो यहाँ पर देखिएगा 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा इस तरह से आपको लिखना है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच बिंदु एफ पर यानी कि फोकस पर क्या करती है, प्रतिच्छेदी करती है। क्या करती है बाबू, प्रतिच्छेदी करती है। ठीक है, समझ गए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन को क्या कर रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या में आर का संबंध बताना है। ठीक है, क्या बताना है यहाँ पर, आर का संबंध बताना है। ठीक है, आर का संबंध बताना, तो कैसे आप लोग आंसर दीजिएगा, बहुत सारे विद्यार्थी इसका आंसर नहीं जानते हैं। तो देखिएगा 9 का आंसर इस तरह से लिखना है, यहाँ पर सारा जो है ना लिख के हम इसलिए बताएं ताकि जो है ना आपको उतारने में भी आसानी हो, आपको पढ़ने में भी आसानी हो। ठीक है, ये नहीं आप लोगों को कहिएगा कि सर जो है ना ऐसा ही बता दिए आंसर भी आप दिखाए नहीं है, इसीलिए हम आपको जो आंसर भी बता रहे हैं, साथ में लिखते भी चलिएगा। ठीक है, गोलीय दर्पण कि फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, आधी होती है। इस पर फोकस करिए, क्या होती है, आधी होती है। कितने होती है बाबू, आधी होती है। बस इतना भी अगर लिखते हैं ना आधी होती है तो इतना ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आपको जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं विस्तार रूप से बता रहे हैं। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, एक दर्पण का नाम बताइए, यानी कि एक जो दर्पण का नाम बताइए जो वस्तु को सीधा आवर्धित प्रतिबिंब यानी कि प्रतिबिंब जो है ना बताता हो या प्रतिबिंब देता होगा। ठीक है, प्रतिबिंब दे सके, वैसा का नाम क्या हुआ, तो अवतल दर्पण जो है ना हमेशा क्या सीधा और आवर्धित ये प्रतिबिंब बनाएगा। क्या बनाएगा, अवतल दर्पण क्या बनाएगा, सीधा क्या बनाएगा, सीधा और क्या बनाएगा, आवर्धित प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, 10 का ये राइट आंसर हो गया। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन है टोटल हम 27 क्वेश्चन यानी कि टोटल हम जितना बताने वाले हैं 27, यानी यहाँ पर देख सकते कितना 2700 का हम यहाँ पर आंसर लेकर आए। तो 2700 का यहाँ पर क्लियर होगा सभी का। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा 11 नंबर देखिए क्या कर रहा है, एक अवतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु का स्थान जो होना चाहिए वो किस स्थान पे होना चाहिए। ठीक है, तो ध्रुव तथा फोकस के बीच होना चाहिए। क्या हो जाएगा, ध्रुव तथा फोकस के क्या होना चाहिए, बीच होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ध्रुव और फोकस के बीच होना चाहिए। ठीक है, आंसर को भी आप लोग जो है लिखते चलिएगा। ठीक है, आंसर को क्या करिएगा, आप लोग लिखते चलिएगा। ठीक है, आंसर भी को आप लोग लिखते चलिएगा। अब चलिए अब आगे क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब जो है ना कहाँ पर और कैसा बनेगा, उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ पे और कैसा बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब क्या वास्तविक और उल्टा और छोटा बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वास्तविक उल्टा और क्या बनेगा, छोटा बनेगा। चलिए अगला देखिएगा, अगला क्या करा है, वस्तु दूरी का चिन्ह क्या होगा जब अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रख देते हैं। देखिएगा वस्तु जो है यू का यानी कि यू के जो है ना चिन्ह क्या होगा, और अवतल दर्पण का अगर सामने कोई अवतल दर्पण इसके सामने हम जो है ना वस्तु रख दिए ना तो उसका जो है ना क्या हो जाएगा, उसका वस्तु जो है सामने रख देंगे तो क्या हो जाएगा बताइएगा, क्या होगा उसका सामने रखेंगे तो याद रखिएगा वस्तु दूरी यू का चिन्ह जो है ना ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू का जो मान हो जाएगा, यू का चिन्ह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। इसी तरह से आपको लिखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसी में आपको समझाया भी गया है। देखिएगा 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण जो है ना 15 सेंटीमीटर के फोकस दूरी पर रखी वस्तु प्रतिबिंब के प्रतिक्रिया जो है ना ये प्रक्रिया की यानी कि प्राकृतिक जो है ना नेचुरल यानी कि नेचुरल जो है ना क्या होगी, तो क्या होगी, तो प्रतिबिंब से जो है ना वस्तु बड़ा होगा। क्या होगा, प्रतिबिंब से वस्तु बड़ा होगा, वास्तविक और वस्तु का अपेक्षा में उल्टा होगा। ठीक है, यही हमें यहाँ पर आंसर भी लिखे हैं, देख सकते हैं, यही हमें यहाँ पर आंसर भी लिखे हैं कि वस्तु प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, यानी कि प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा, और वास्तविक होगा और सीधा
और वस्तु की अपेक्षा में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए बाबू, यहाँ पर जो है क्लास 9th का भी हम बताने वाले हैं और क्लास 10th का बता ही रहे हैं। ठीक है चलिए अब आगे देखिएगा। अब आगे क्या कर रहा है, 15 नंबर देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से यानी कि अवतल दर्पण से किसी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिसमें प्रतिबिंब क्या हुआ, आकार वस्तु से बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो दर्पण के बक्ता पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब जो है आकार वस्तु के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आंसर यही होगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, किस गोलीय दर्पण का केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। बताइएगा किस दर्पण का जो है ना केवल जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किसका बनता है बाबू, तो आप लोग याद रखिएगा अवतल दर्पण को जो हमेशा बनेगा क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा। यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा गया, हमेशा क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा। ठीक है, 16 का देखिएगा, अवतल दर्पण में सिर्फ क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा। ठीक है क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या एक उत्तल दर्पण किसी वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब का इमेज बना सकता है। बिल्कुल बना सकता है। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हमेशा क्या किसी वस्तु की प्रतिबिंब जो ना आभासी छवि बनाता है। क्या बनाता है, आभासी छवि बनाता है। ठीक है, चलिए सारा चीज़ को आप लोग लिखते चलिएगा क्योंकि आपका इतना बारीकी से कोई नहीं बताने वाला बाबू। ठीक है, आपका बुक का जो इतना बारीकी से कोई आंसर नहीं बताने वाला, सब तो किताबी भाषा में आपको बता देंगे इसी से, लेकिन हम जो है ना अपने भाषा के शब्दों में लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको लिखते चलिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक दर्पण फोकस दूरी क्या, फोकस कितना दिया, -15। तो यहीं से आप लोग पकड़ लीजिएगा माइनस में है तो जब भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूछा गया उत्तल या अवतल, तो अवतल हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा, प्लस में जो हो जाएगा उत्तल हो जाएगा। समझ गए, अगर यहाँ पर प्लस रहता तो क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा, अगर माइनस ये है ना तो क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। चलिए अब आगे देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का आवर्धन का परिभाषा दिए। गोलीय दर्पण का आवर्धन का जो ना परिभाषा आपको लिखना है, कैसे लिखना है सारा कुछ आपको बताएंगे। ठीक है, किस तरह से लिखना है, तो देखिएगा किस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा इस तरह से लिखना है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात रेखीय आवर्धन को कहा जाता है। ठीक है, प्रतिबिंब का एक लंबाई, ठीक है, प्रतिबिंब का क्या होता है, लंबाई, और वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहा जाता है। यही आपका परिभाषा हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन क्या करा, आवर्धन एवं ऋणात्मक का मान क्या होगा। आवर्धन एवं ऋणात्मक का मान जो हो जाएगा ना क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो ना प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा में उल्टा बनता है, अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक जो ना रियल बनता है। क्या बनता है, रियल बनता है। यही आपका 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए यहाँ पर लिख लीजिए अच्छे तरीक़े से ताकि आपको जो ना कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए अब 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक गोलीय दर्पण वक्र दीजिए कितना, 20 दिया गया, यानी कि R बराबर कितना दिया गया, 20 सेंटीमीटर। तो इसका फोकस दूरी क्या दिया गया था, फोकस दूरी क्या होता है, गोलीय दर्पण सूत्र आपको पता है, ए बराबर क्या होता है, R/2। तो R कितना दिया गया, 20 सेंटीमीटर, और ये क्या होगा 2, तो इसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर समझ गए क्या हो जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, संकेत यहाँ पर दिया गया। ठीक है, ऐसे हम भी यहाँ पर बनाकर आपको बताएं हैं, समझा कर जो बताएं। ठीक है, R कितना दिया गया, 20 सेंटीमीटर, 2 से काटेंगे कितना, 10 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर का देखिएगा। 22 नंबर का क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा उत्तल दर्पण के एक उपयोग लिखेंगे। उत्तल दर्पण जो है किस में उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण जो है वाहनों के पीछे वाले दर्पण में उपयोग है, वाहनों के पीछे देखने वाले, यानी कि जो वाहन हम लोग देखते हैं ना साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में पीछे वाला, तो वो क्या होता है, उत्तल दर्पण हो जाएगा। और धूप वाले चश्मा, यानी कि धूप वाले जो चश्मा होता है ना, उत्तल दर्पण का ही होता है। क्या होता है, उत्तल दर्पण का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस दर्पण का फोकस दूरी यानी कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी ज्ञात करें जिसका त्रिज्या जो है ना क्या है, वक्र त्रिज्या 16, तो इसका आधा ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसी तरह आप लोग निकाल लीजिएगा, ए बराबर क्या होता है, R/2 होता है। क्या सूत्र होता है, ये उत्तल दर्पण का ए बराबर R/2। R कितना दिया गया, 32 सेंटीमीटर, और नीचे 2 कितना, 16, क्या आ जाएगा, 16। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर जो है ना 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 24 का देखिएगा। 24 का क्या कह रहा है, देखिएगा 24 का यहाँ पर समझिएगा। 24 नंबर, काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं, बताइएगा। काल्पनिक जो प्रतिबिंब है ना उससे आप क्या समझते हैं, तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा बताइएगा। जब काल्पनिक प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर समझिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। देखिएगा 24 का, जब वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें यानी कि अभिसरित हो रही है तो उस यानी कि क्या हो रहा है, अवसरित हो रही, तो इस प्रकार बने प्रतिबिंब जो है ना
प्रकाशिकी में आभासी प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं। इतना बस आपको लिखना याद करना। चलिए अब आगे देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? समतल दर्पण आवर्धन दिया गया एम, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है आप लोगों को बताना है। इसका अर्थ क्या होता है? तो समतल दर्पण का आवर्धन प्लस में का अर्थ है कि प्रतिबिंब आकार वस्तु के आकार के बराबर एम ऋणात्मक का चिन्ह बताता है, प्लस का चिन्ह बताता हुआ प्रतिबिंब जो है ना वस्तु के सापेक्ष और सीधा है, ठीक है। यही आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, संकेत जो दिया गया। चलिए अब आगे देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक गोलीय दर्पण, क्या कर रहा है यहाँ पर? एक गोलीय दर्पण जिसका वक्ता केंद्र यानी वक्ता केंद्र क्या है? सेंटर, जिसको क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। इस पर एक किरण क्या होता है? ABC आपतित होती है, तो यह किरण दिशा की ओर परिवर्तित, किस दिशा की ओर परिवर्तित होगी? तो उसी की दिशा की ओर क्या होगा? लौट जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 26 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसी दिशा के माध्यम से क्या हो जाएगा? लौट जाएगी। क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका जो है ना लास्ट प्रश्न क्या करा? अवतल दर्पण में कोई दो उपयोग लिखे। अवतल दर्पण के क्या होगा? कोई दो उपयोग लिखेंगे। तो अवतल दर्पण का क्या होगा? सोलर कुकर और टॉर्च और सर्च लाइट में क्या होता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्या होता है? सोलर कुकर। देखिए सोलर कुकर में क्या होता है? अवतल का। टॉर्च में क्या? अवतल का। सर्च लाइट में क्या होता है? अवतल का। ये आपको दो लिखना है, यहाँ पर हम तीन आपको जो है ना बता दिए हैं। तो बस इतना ही आपका जो है ना सवाल इसमें पूछा गया है। क्या हो जाएगा? अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। इसके बाद वाला हम लोग जो बताएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। लघु में क्या होता है? छोटा। और उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर, ठीक है, बताने वाला है। तो आप लोग समझ चुके हैं। तो बस आपका जो ना इतना ही तक आपका क्वेश्चन है इसमें, तो इतना ही आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। बोर्ड परीक्षा में इसी से सारा कुछ आप लोगों को पूछा जाता है, ठीक है। आपका क्लास 9th का भी जल्द हमें यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला सारा भारती भवन का और BTBS का, जिसको आप लोगों ने NCERT पैटर्न पर जो है ना क्वेश्चन है सारा, वही भी किताब के सामने जो है ना इसी तरह से हम बताने वाला है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे फिर अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।